टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नॉवल हुंडी 116 मॉर्निंग किस और प्रिंस की क्यूट वॉइस। अगली सुबह ओल्ड मेहरा मेंशन में मॉर्निंग 6 बजे साक्षी विजय के साथ दो बड़े बड़े ट्रॉली बैग लेकर खड़ी थी। वो दादू और दादी का इंतजार कर रही थी। वो दोनों से मिलकर यहाँ से जा सके इतने में कामना, नीलिमा और पुष्कर भी वहां पर आ गए। साक्षी और विजय का पैकिंग देख हैरान हो गए। अब उन्हें याद आया कि उन्हें ओल्ड मेहरा मेंशन छोड़कर जाना है। उन चारों ने अभी तक अपनी पैकिंग शुरू भी नहीं की। उन्होंने सोचा रात को जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब वो बातचीत करके माफी मांगकर इस मामले को निपटा लेंगे। शेर तो हाथ से गए, लेकिन वो इस घर के ऐशो आराम के अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, चाहे उन्हें साक्षी और दादू दादी के पैर ही क्यों ना पकड़ने पड़े। साक्षी को बैकपैक के साथ देख नीलम, पुष्कर और कामना हैरान थे। कोमोलिका तो मॉर्निंग में 10 बजे उठी थी। वो तो अभी उठी भी नहीं कि कोमोलिका, कामना, नीलिमा और पुष्कर ने रात को सोचा सुबह माफी मांगकर ओल्ड मेहरा मेंशन को छोड़कर नहीं जाएंगे। अभी साक्षी को सामान के साथ देखकर वो समझ गए साक्षी भी ओल्ड मेंशन छोड़कर जाने वाली है। अब उन सारे सपने टूट गए। अगर साक्षी घर छोड़कर जाती है फिर उन्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं था। साक्षी ओल्ड मेंशन में रहेगी तभी वो लोग यहाँ रह सकते हैं, वरना वो जबरदस्ती यहाँ रहे तो सच में उन सबको जबरदस्ती का घुसपैठिया समझ लिया जाएगा। उनकी समाज में बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी कि जिसका सच में ससुराल था, जिसका सच में ओल्ड मेंशन पर हक था, वो सब कुछ छोड़कर जा रही और बल्कि वो जबरदस्ती के रिश्तेदार बनकर ओल्ड मेंशन में रह रहे हैं। कामना, नीलम और पुष्कर वापस उल्टे पैर अपने रूम में जाते हैं, अपना सामान पैक करने लगते हैं। नीलम तो वहां पर रखा हर कीमती सामान ज्यादा पैक कर रही थी और अपने कपड़े बहुत कम, एक बैग में ज्वेलरी और कीमती एंटीक पीस पैक कर रही थी। दूसरे बैग में ब्रांडेड मेकअप और कपड़े पैक कर लिए। एक बैग में ब्रांडेड शूज और स्किन केयर के साथ कुछ एंटीक चीजें पैक कर ली। वही पुष्कर ने बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े, ब्रोच, ब्रेसलेट, वॉच और कुछ कैश दूसरे बैग में एंटीक पीस पैक कर लिए। उन दोनों को देखकर साफ लग रहा था वह अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इस ओल्ड मेंशन से लेकर जाना चाहते हैं, जिसे उन्हें कभी भी पैसों की प्रॉब्लम ना हो। अक्षित जो कल बैकपैक लेकर आया था वही उठाकर लिविंग रूम में रख दिया और अपने हाथ बांधकर एक कोने में खड़ा हो गया। उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे साफ लग रहा था ये सब इन लोगों के कर्मों का नतीजा है। वह बस अपनी बहनों को खुश देखकर खुश था, बाकी उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। अक्षित ने पहले ही सोच लिया था जैसे ही उसकी हाई स्कूल कंप्लीट होगी तो वह यहाँ से बाहर चला जाएगा, फिर वही अपना करियर स्टार्ट करेगा, कभी भी लौटकर इन लोगों के पास नहीं आएगा जो बस अपने मतलब के लिए रिश्ते रखते हैं। वह अपनी बहन से मिलने कभी कभी आएगा, लेकिन वह कभी अपने मॉम, डैड, बुआ और इस कोमोलिका सिस्टर से कभी नहीं मिलेगा। अक्षित को हमेशा से ही लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है तो वह है सिर्फ उसकी साक्षी बुआ। एक बच्चे को भी पता होता है कि कौन किसका फ़ायदा उठा रहा है। वह भले ही अभी सिर्फ 17 साल का है, लेकिन उसे सब समझ में आता है कौन किसका फ़ायदा उठाता है, कौन किसके लिए अच्छा है, कौन दुखी है, कौन खुश है। लेकिन एक साक्षी ही ऐसी इंसान है जिसे कुछ भी नज़र नहीं आता। पहले साक्षी ऐसी नहीं थी, नहीं तो वह ओल्ड मेहरा मेंशन के बिजनेस को इतनी अच्छी तरह नहीं संभाल सकती थी। जब से दक्षता के डैड की डेथ हुई थी तभी से साक्षी ने खुद को बिजनेस में झोंक दिया, लेकिन अपने रिश्तों में समझदारी को दी। उसे बस ऐसा लगता था कुछ भी हो जाए वह अपने सारे रिश्तों को अपने साथ ही रखेगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। लेकिन आज साक्षी को एहसास हो रहा था कि यह सारे रिश्तेदार बस उसके हस्बैंड की फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए उसके करीब रह रहे थे, बाकी कोई भी उसे अपना नहीं मानता, बस उसका फायदा उठाने के लिए रहते हैं। कोमोलिका के रूम में कोमोलिका आराम से बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। वो सोते हुए भी मुस्कुरा रही थी, पता नहीं कौन सा सपना देख रही थी, लेकिन उसे नहीं पता जागते ही उसके बुरे सपने की शुरुआत होने वाली है। तभी कामना ने कोमोलिका को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं उठी। तब कामना को बहुत तेज गुस्सा आया। अगर पहले कभी वह इस तरह कोमोलिका को देखती तो उसे अपनी बेटी पर बहुत प्यार आता। आज पहली बार अपनी बेटी का इतनी खुशी से सोना उसे नफरत से भर रहा था। कामना टेबल से पानी उठाया, फिर कोमोलिका के चेहरे पर दे मारा। कोमोलिका गुस्से से बिस्तर पर खंगाई हुई और वह गुस्से से अपने साथ इस तरह की बदतमीजी करने वाले इंसान को देखते हुए जोर से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी डालने की, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तभी उसकी नज़र अपने सामने खड़ी अपनी माँ पर गई जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। कोमोलिका जल्दी से मासूम चेहरा बनाकर अपनी मॉम को देखते हुए बोली, मैंने आप पर चिल्लाया, आई एम सॉरी, आप सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हैं। ये सुनकर कामना बोली, जल्दी बैकपैक करो, तुम्हारे मुझसे धोखे से शेयर्स लेकर बेचने का अवार्ड हमें मिलने वाला है। ये सुनते ही कामना बोली, ममा आप क्यों फालतू में टेंशन ले रही है, मैं उस बेवकूफ़ ओल्ड कपल के सामने रोना धोना करूंगी तो उनका दिल पिघल जाएगा और वह आपको कहीं नहीं जाने देंगे। मैं मामा मामी की तो बोल नहीं सकती, लेकिन हम दोनों ओल्ड मेहरा मेंशन से कहीं नहीं जाएंगे।
ये सुनकर कामना गुस्से से कोमोलिका को देखते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी साक्षी मासी ने विजय के साथ मिलकर अपनी पैकिंग भी करनी है और वह बाहर है। उस ओल्ड कपल का ही इंतजार कर रही है, फिर वह ओल्ड मैंशन छोड़कर जा रही है। तो क्या तुम यहाँ रहकर क्या साबित करना चाहती हो? ये सुनकर कोमोलिका हैरानी में, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसने अपनी मॉम की तरफ देखकर मायूसी भरी आवाज में कहा, मोम क्या अब कुछ नहीं हो सकता? ये सुनते ही कामना भी हताशा से बिस्तर पर बैठते हुए बोली, नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो पूरा यकीन है इस बीच दक्षिता ने ही हम सब के लिए जाल बिछाया है। मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री के शेयर्स हासिल करने के लिए इसे क्या लगता है ये हमें ओल्डमैन मेंशन से निकाल देंगे, तो हम इसे छोड़ देंगे। मुझे इससे नफरत हो रही है। इतने दिन मैंने सोचा था कि मेहरा प्रॉपर्टी हासिल करके इसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन अब लगता है इसे जान से मारना ही होगा। अभी के लिए हमें दिखावे के लिए यहाँ से जाना होगा, लेकिन जल्दी में इस व्यक्ति को खत्म करके वापस यहाँ पर आकर रहेंगे। साथ ही इस साश्री को भी हमारे रास्ते से हटाना पड़ेगा, जिसे इन बूढ़े कपल के पास कोई भी ऑप्शन ना हो। मैंने कल ही अक्षित के बैग में फॉरेन यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स देखे थे। जब वो फॉरेन चला जाएगा तो मैं उसे वहीं पर ऐसे जाल में फंसा आऊंगी कि वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। फिर इनके पास पूरी मेहरा प्रॉपर्टी तुम्हें सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। अब मैं आखिरी प्लान के साथ वापस आऊंगी, इस बार सब कुछ हासिल करके ही रहूंगी। कोमोलिका अपनी माँ की बात सुनकर बोली, ना मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उस दक्षिता को हम ऑस्ट्रेलिया से वापस आते ही मरवा देते हैं। उस टाइम तो उसके पास कोई पावर भी नहीं थी, लेकिन आपने कहा हम लोगों को हम पर शक करने का मौका नहीं देख सकते। अब आप खुद देख लो इस पिक्चर में कितना मुश्किल हो गया है। फिर थोड़ी देर इसी तरह दोनों माँ बेटी बात करते हैं और फिर अपना सामान पैक करके लिविंग रूम में आ जाते हैं। अब लिविंग रूम में साक्षी, विजय, अक्षित के साथ नीलम, पुष्कर, कामना और कोमोलिका खड़े थे। थोड़ी देर बाद दादू दादी आ गए। दादाजी ने दादी को सपोर्ट करके सोफे पर बैठाया। अब तक भावेश, कीर्ति भी सोफे पर आकर बैठ चुके थे, अपने सामने खड़े लोगों को देख रहे थे। दादी को साक्षी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि इन सो-कॉल्ड रिश्तेदारों की वजह से उसे भी अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा था। दादी माँ साक्षी को अपनी बेटी मानती थी, लेकिन साक्षी अपने रिश्तों में अपने दिल से सोचती थी, जिस वजह से आज उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा था। थोड़ी देर बाद सब लोगों को लिफ्ट खुलने की आवाज आती है और उन्होंने देखा कि ब्लैक कलर के शॉर्ट्स, क्रॉप टॉप, बालों का मेसी बंद बनाए, पैरों में स्लीपर्स पहने दक्षिता नीचे आती है और सोफे पर बैठकर अपनी गौर नजर से अपने सामने खड़े लोगों को देखने लगती है। इस वक्त दक्षिता एक अलग ही रेस्टिंग सोफे पर बैठी थी, जो उन सब से बहुत दूर था। दक्षिता रेस्टिंग सोफे पर बैठी उन सबको घूर रही थी। तभी तक दक्षिता को एहसास हुआ कि लिफ्ट ऊपर जाकर दोबारा नीचे आ रही है, तो दक्षिता की बोहें सिकुड़ गई। वह समझ गई कि प्रिंस उसे रूम में ना देखकर उसके पीछे आ रहा है, तो दक्षिता अचानक स्पीड से सोफे से खड़ी होकर लिफ्ट की तरफ दौड़ लगा देती है। लिफ्ट खुलते ही उसके अंदर घुस जाती है और फिर कुछ देर बाद वो प्रिंस के चेहरे पर मास्क लगाकर बाहर निकलती है। दक्षिता को पहले ही पता था प्रिंस जरूर उसके पीछे आएगा, इसीलिए उसने अपने साथ मास्क लेकर आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था इन लोगों के जाने से पहले प्रिंस आ जाएगा। फिर दक्षिता प्रिंस का हाथ पकड़कर वापस लिविंग रूम में आती है, दोबारा सिटिंग चेयर पर बैठ जाती है, तो प्रिंस जल्दी से दक्षिता के कमर के दोनों ओर पैर डालकर उसकी गोद में बैठ जाता है और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। दक्षिता प्रिंस का चेहरा ऊपर करके उसका मांस उतार देती है। इस वक्त लिविंग रूम में मौजूद बाकी लोग भी उसका चेहरा नहीं देख सकते थे। प्रिंस की पीठ उन सब की तरफ थी। प्रिंस ने जब देखा दक्षिता ने उसका मांस को उतार दिया है, तो वह आगे बढ़कर जल्दी से अपने होंठ दक्षिता की होठों पर रखते हुए किस करने लगता है। कुछ देर किस करने के बाद बोला, गुड मॉर्निंग। प्रिंस की इतनी प्यारी और अट्रैक्टिव आवाज सुनते ही कोमोलिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल में हजारों बटरफ्लाई उड़ने लगी है। अब तो कोमोलिका को और ज्यादा बेचैनी हो रही थी कि प्रिंस की आवाज इतनी अच्छी है तो उसका चेहरा कितना हैंडसम होगा। उधर साक्षी प्रिंस की आवाज सुनकर हैरानी से प्रिंस की तरफ देखने लगी। साक्षी ने नहीं सोचा उसके होने वाले दामाद की आवाज इतनी अच्छी है तो वह कितना सुंदर होगा। साक्षी अपने मन ही मन बोले, हे भगवान, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे और अब उसे कोई भी दुखों का सामना न करना पड़े। इधर विजय की आंखों में भी अजीब सा भाव देखा जा सकता था जब उसने प्रिंस को दक्षिता की गोद में बैठे हुए देखा। फिर किस करते हुए प्रिंस की आवाज सुनकर तो विजय की आंखें पूरी लाल हो गई थी। पता नहीं विजय के दिमाग में क्या चल रहा था। इधर दादा दादी हंसते हुए बोले, प्रिंस क्या तुम हम लोगों से मॉर्निंग विश नहीं करोगे? प्रिंस ने दक्षिता की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए प्यारी सी आवाज में बोला, गुड मॉर्निंग दादू, गुड मॉर्निंग दादी। ये सुनते ही दादू दादी भी मुस्कुरा उठे। साक्षी का मन कर रहा था उसे भी बोले गुड मॉर्निंग ममा, लेकिन साक्षी जानती थी कि प्रिंस तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता होगा। यहाँ तक वह तो ये भी नहीं जानता होगा कि वह उसकी एंजल की माँ है। प्रिंस के मुंह से अपनी बेटी के लिए एंजल, साक्षी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे एंजल बोल दिया हो। वैसे भी बेटियां माँ की परछाई होती है और जब किसी बेटी की तारीफ होती है तो उसकी माँ की परवरिश और पैदाइश का तारीफ होती है।
इसीलिए साक्षी को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वह बयान भी नहीं कर सकती, फिर भी अपने इमोशन को कंट्रोल में करके बोले, डैड हम लोग अब और यहाँ नहीं रह सकते। मुझे पता है कि मैं घर छोड़कर जाकर आपको हर्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरे करीबियों ने आप लोगों को इतनी ज़्यादा चोट पहुँचाई है कि मैं उसके लिए आपसे माफ़ी भी नहीं मांग सकती। तभी दादी माँ इमोशनल होकर साक्षी की तरफ देखकर बोली, साक्षी बेटा, मैंने तुम्हें उस दिन कहा था कि तुम्हारा फैसला गलत साबित होगा, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। आज तू देख लो कहाँ पहुँच चुकी हो। ये सुनते ही साक्षी दादी माँ की आंखों में देखकर बोली, माँ मैं जानती हूँ आपको अभी मेरा फैसला गलत लग रहा है, लेकिन मैं अभी यही कहूँगी कि मेरा फैसला ना तो उस दिन गलत था ना आज। जब इंसान को अचानक से ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो वह इंसान और ज़्यादा लालची हो जाता है। वही मेरी फैमिली के साथ हो रहा है। उसके बाद साक्षी ने अपना बैग उठाया और विजय का हाथ पकड़कर ओल्ड मैंशन से बाहर की ओर चलने लगी। विजय ने दोनों बैग पकड़े और साक्षी को चलने का इशारा किया। उसके बाद कुछ ही देर में वह सब लोग ओल्ड मैन रूम से बाहर निकल गए। उन सब के पीछे अक्षत जाने ही वाला था, तभी दादू बोले, अक्षत तुम कहाँ जा रहे हो। ये सुनते ही अक्षत के कदम रुक गए। वही कोमोलिका के भी। कोमोलिका नहीं सोचा शायद अक्षत के साथ दादू उसे भी रोक लेंगी। कोमोलिका उम्मीद से दादा और दादी को देखने लगी। क्या दादू दादी कोमोलिका को रोक लेंगे? कोमोलिका ओल्ड मैंशन में रहकर दक्षता के खिलाफ और क्या प्लान करने वाली है? अब कामना दक्षता को अपने रास्ते से हटाने के लिए कौन सा प्लान बनाने वाली है? कोमोलिका ओल्ड मैंशन में रहकर क्या प्रिंस के करीब जाने की कोशिश करेगी? जानने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH117 विजय के खतरनाक इरादे और मिस्टीरियस लेडी। हेलो रीडर्स, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। कल का सीन मुझे भी अब पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वो सीन मैंने गलती से डाल दिया। कल मुझे सबके सामने प्रिंस और दक्षता के बीच रोमांस वाला सीन नहीं लिखना चाहिए था। आई एम सॉरी। और अगर आप लोगों को डीप रोमांस चाहिए तो मैं भावेश और कीर्ति के बीच डाल सकती हूँ, लेकिन प्रिंस और दक्षता के बीच का डीप रोमांस सिर्फ 2 साल के लिप के बाद ही आएगा। जल्दी उन दोनों के बीच 2 साल का लिप आने वाला है। तब प्रिंस 21 साल का हो जाएगा। अभी वह 19 साल का मासूम बच्चा है। 21 साल का हो जाएगा तब थोड़ा मैच्योर हो जाएगा। तभी मैं दक्षता और प्रिंस के बीच डीप रोमांस डालूंगी। इसीलिए एस शर्मा, आपको प्रिंस और दक्षता के बीच डीप रोमांस नहीं मिल सकता। उनके बीच किस और पैशनेट प्यार मिलेगा वो 2 साल के लिप के बाद ही डीप रोमांस मिलेगा। BF में कीर्ति और भावेश के बीच रोमांस जल्द ही डालूंगी। दीवान हाउस में। दीवान हाउस 2 मंजिला एक छोटा सा सुंदर सा घर है। यहाँ पर पूरी दीवान फैमिली रहती थी, लेकिन जब से उन लोगों ने ओल्ड मेहरा मैंशन में रहना शुरू किया था तब से उन्होंने दीवान हाउस की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। पहले यही घर खुशियों से भरा रहता था। जब साक्षी और कामना के मोम डैड जिंदा थे तब वह अपनी दोनों बेटियों और बेटे के साथ खुशी खुशी रहते थे। जब पुष्कर की शादी हुई तब नीलम को इसी घर में लेकर आए थे। नीलम को भी यह घर बहुत पसंद आया था, क्योंकि नीलम मिडिल क्लास फैमिली से थी, बल्कि दीवान फैमिली मिडिल क्लास फैमिली नहीं थी, क्योंकि मिस्टर दीवान और मिसेज दीवान दोनों ही अच्छी सैलरी पर जॉब करते थे। पुष्कर भी एक अच्छी सैलरी पर जॉब करता था। साक्षी मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पर काम करती थी, फिर वह ओल्ड मिस्टर मेहरा की सेक्रेटरी बन गई थी, जिसे उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। पहली वजह तो यह थी क्योंकि वह हर टाइम मिस्टर मेहरा का ख्याल रखती, साथ ही उनके बिजनेस में हेल्प करती। साक्षी ने बिजनेस की पढ़ाई की थी, उसे बिजनेस की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। इसीलिए तो अंत में ओल्ड मिस्टर मेहरा ने अपने बेटे को बिजनेस अपने की जगह अपनी बहू को कंपनी की प्रेसिडेंट बनाया था। कामना भी कॉलेज में प्रोफेसर थी, जिस वजह से वह कोई गरीब फैमिली नहीं थी। विजय शर्मा उनके पास ही के एक मिडिल क्लास घर में रहता था, लेकिन विजय शर्मा की पूरी फैमिली एक मिस्टीरियस फैमिली थी। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था वह मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। उनके सारे सुख हाई क्लास है। इन सब के पीछे क्या रहस्य वह तो शर्मा फैमिली ही जानती थी। साक्षी, कामना, पुष्कर अपनी फैमिली के साथ ओल्ड मैन से निकलकर दीवान हाउस आ गए। इस वक्त नीलम, कोमोलिका, कामना को साक्षी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह जानते थे साक्षी के बिना वह लोग दोबारा से मेहरा हाउस में नहीं पहुंच सकते, न ही मेहरा फैमिली की प्रॉपर्टी हासिल कर सकते हैं। वरना अगर उनका बस चलता तो वह 1 सेकंड में ही साक्षी को मार देते। उनकी हाई क्लास लाइफ सोसाइटी की सबसे बड़ी दुश्मन थी। जैसे ही वह लोग घर में आते हैं अपने अपने कमरे में जाकर अपना सामान रख लेते हैं। दीवान हाउस बहुत ही गंदा था, इसीलिए साक्षी अपने घर को साफ करने लगती है। वह किसी से कुछ नहीं कहती। कोमोलिका तो चुपचाप गार्डन में जाकर बैठ जाती है। वह कभी भी दीवान हाउस की सफाई में हेल्प नहीं करने वाली थी। यही कामना साक्षी पर अपना इंप्रेशन जमाने और अपनी पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांगने के लिए साक्षी की दीवान हाउस की सफाई में हेल्प कर आने लगती है। यही हाल पुष्कर और नीलम का था। विजय शर्मा अपने रूम से निकला और साक्षी के पास आकर उसे कंधों से पकड़ते हुए बोला, साक्षी, मैं तुम्हें कभी भी इस हालात में नहीं देखना चाहता था। मैं जानता हूँ मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं तुम्हें एक कमीनी जैसी लाइफस्टाइल दे सकूं। तुम्हारे पास क्वीन जैसी लाइफस्टाइल थी, बस कुछ लोगों की वजह से तुमने वह छोड़ दी। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने दम पर वह लाइफस्टाइल नहीं दे सकता।
मैं तुम्हारी काम में हेल्प कराना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया है, उसने कहा है कि मेरे लिए उसने कुछ जॉब सर्च की है। मैं एक बार उससे मिलकर आता हूँ, वही मैं तुम्हें बड़े महलों की क्वीन ना बना सकूँ लेकिन अपने दिल की क्वीन बनाकर रखूँगा। इसलिए तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए मैं अपने उसी दोस्त से जॉब के सिलसिले में मिलने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त ने बताया उस जॉब अच्छी खासी सैलरी है, जिससे हमारा घर अच्छे से चल सकता है। ये बोलकर विजय शर्मा साक्षी के फोरहेड पर किस करता है। साक्षी भी विजय के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, ओ क्या, आप जाकर जॉब के बारे में देख लीजिए, ये सफाई का काम मैं कर लूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो ऐसी ज़िंदगी तो बस 23 सालों से जी रही हूँ, बाकी तो मैंने इसी घर में अपनी ज़िंदगी बिताई है, यह मेरे मॉम डैड का आशियाना है, इसे सुझाने में मुझे खुशी होगी ना कि तकलीफ। ये सुनकर विजय मुस्कुराकर साक्षी का गाल फैलाते हुए बोला, मैं तुम्हें इसी वजह से तो प्यार करता हूँ। ये बोलकर विजय वहां से चला गया। वही सब लोग अब चुपचाप साक्षी की मदद कर रहे थे। कोमोलिका के पास उसके फ्रेंड्स का फोन आया तो वहां से चली गई। इधर विजय कुछ दूर पैदल चलकर आता है और एक सुनसान जगह देखकर वहां खड़ा होकर चारों ओर देखने लगता है। वही उसे कुछ दिख तो नहीं रहा, फिर वह अपने फोन में कुछ बटन क्लिक करता है, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में उसके पास एक बड़ी सी रेंज रोवर कार आकर रुकती है। विजय ध्यान से उस कार को देखने लगता है, तभी एक गार्ड निकलकर उस कार का दरवाजा खोल देता है। विजय शर्मा चुपचाप पिछली पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। उस कार के शीशे ब्लैक थे, अंदर क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चल सकता था। कार तेज स्पीड से हाईवे की तरफ दौड़ने लगती है। 1 घंटे बाद वह एक बड़े से मैंशन के सामने रुकती है। गार्ड्स दोबारा विजय के लिए गेट खोलते हैं। विजय उस मैंशन में जाता है। उस मैंशन का कलर ग्रे कलर का था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी बहुत ही बड़ी फैमिली का मैंशन है। यहाँ पर विजय क्यों आया है ये तो कोई नहीं जानता। इस मैंशन में रहने वाले लोगों से विजय का क्या रिश्ता है, क्या पता वह साक्षी के साथ क्या करना चाहता है। किसी को कुछ नहीं पता, क्या वह सच में साक्षी ही से प्यार करता है। अगर वह प्यार करता है तो फिर वह इस तरह इतने बड़े घर में इतने आराम से आया है। इसका मतलब यहाँ कोई तो उसका करीबी होगा। तो फिर वह साक्षी के साथ उसके पुराने ससुराल में रहने की जगह साक्षी को यहाँ लेकर क्यों नहीं आता। ग्रे मैंशन के अंदर एशियन स्टाइल में सजा हुआ लिविंग रूम, वहाँ पर हर चीज़ लगी रहती। बहुत सारे सर्वेंट इधर उधर चींटियों की तरह काम कर रहे थे। विजय शर्मा बिना किसी रोक टोक के अपना घर समझकर तेजी से सीधा लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। लिफ्ट के अंदर जाकर वो 3rd फ्लोर का बटन दबाता है। कुछ देर में लिफ्ट 3rd फ्लोर पर आकर रुकती है। विजय शर्मा लिफ्ट से बाहर निकलकर कुछ गहरी सांसें लेता है और 2-3 रूम क्रॉस करने के बाद एक रूम का दरवाजा खोलकर उसके अंदर जाता है। रूम का डेकोरेशन ब्राउन कलर का था, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। रूम के बीचों बीच किंग साइज बेड और एक बड़ी सी बालकनी, बाथरूम, क्लोज्ड रूम और एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी जो बहुत ही महंगी रॉयल पेंटिंग लग रही थी। इसी रूम में एक शेर पर एक लेडी बैठी हुई थी, जिसने ग्रे कलर का टॉप और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहन रखा था। उस लेडी का चेहरा खिड़की की तरफ था। विजय शर्मा उस लेडी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आई एम सॉरी जान, मैं लेट हो गया, लेकिन क्या करूं, कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें मुझे निपटाने में वक्त लगेगा। तुम जानते हो उसे हासिल करने के लिए मैंने अपने 10 साल बर्बाद कर दिए, उसे तोड़ने के लिए भी मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो और ज़्यादा स्ट्रांग होकर आए हैं। मैंने तुम्हें किसी चीज़ के लिए पाबंद नहीं किया, मैंने तुम्हें हर चीज़ की आज़ादी दी है और तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हम दोनों की दिल के अनुसार काम कर रहे हैं, मैंने कभी तुम्हें उसके साथ एंगेजमेंट करने से नहीं रोका, तुम मुझे कैसे रोक सकती हो। ये सुनते ही वो लेडी बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में बोली, मैं जानती हूँ विजय, तुम्हें इन चीज़ों की कितनी नीड और तुम्हें उसे पाने का कितना जुनून है, लेकिन तुम ये भी सोचो कि हम दोनों के रिश्ते को टाइम देना भी तुम्हारा काम है। मैं हमेशा हमारे रिश्ते को किसी भी हाल में टाइम देती हूँ, तो तुम कैसे इस तरह हमारे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो। ये सुनते ही विजय शर्मा बोला, मैं तुम्हें यही तो बताने आया हूँ कि मेरे लेट आने की वजह क्या है। ये सुनकर वह लेडी नहीं बोलती तो विजय ने ओल्ड मेहरा मेंशन के अंदर कल पार्टी में हुआ वह सब कुछ उस लेडी को बता देता है। वह लेडी एक खतरनाक हंसी हंसते हुए बोली, अब तो लगता है तुम्हें बहुत ही खतरनाक प्लान करना पड़ेगा। ये सुनकर विजय अपनी आंखों में शैतानी चमक के साथ बोला, जान तुम सही कह रही हो, पहले मैं उसकी कातिलाना खूबसूरती और मासूमियत की वजह से पाना चाहता था, लेकिन अब उसमें सिर्फ खूबसूरती बची है, मासूमियत तो उसने मेरे कारण खो दी है। फिर वह लेडी बोली, चलो मैं तुम्हारे लिए ये काम आसान कर देती हूँ, मैं तुम्हें कुछ प्लान बताती हूँ। ये सुनकर विजय की आंखें चमकने लगती हैं। ओल्ड मेहरा मेंशन में कीर्ति अपने रूम में जाती है तो उसके पीछे भावेश भी आ जाता है। वह भावेश कीर्ति के दरवाजा बंद करने से पहले ही दरवाजे पर हाथ रख देता है। भावेश को देखकर कीर्ति दरवाजा खुला छोड़ देती है और फिर अपने रूम में जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। भावेश भी सर झुकाकर तेज कदमों से रूम के अंदर आकर दरवाजा बंद कर देता है और फिर किसी के पास ही बिस्तर पर बैठे हुए बोला, डॉक्टर साहिबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर कीर्ति प्यार से भावेश के चेहरे को निहारने लगी। भावेश ने अभी भी अपना सर नहीं उठाया था।
भावेश को ऐसा लग रहा था जैसे वह कीर्ति का गुनहगार है। भावेश धीमी आवाज में बोला, डॉक्टर साहिबा, आपको कुछ दिनों से मेरा बिहेवियर अजीब लगा होगा। मैं आपको इसका रीजन बताना चाहता हूँ। भावेश कुछ देर किसी के जवाब का इंतजार करता है। जब कीर्ति कोई जवाब नहीं देती तो भावेश उसे हॉस्पिटल में सुनी गई सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर कीर्ति कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, ना ही कुछ बोलती है। तो भावेश का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कीर्ति शायद उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई है। अब शायद कीर्ति उसे कभी माफ नहीं करेगी और वह उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भावेश को भी अपने दिल में कीर्ति के लिए फीलिंग का थोड़ा एहसास होने लगा था। कल जब कीर्ति को उसने ऋतुराज के साथ देखा तो भावेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के 2 टुकड़े कर दिए हो। अब भावेश ने सोचा कि वह ज्यादा देर तक इस गलतफहमी या सच्चाई जो भी हो उसे अपने बीच नहीं रहने देगा। आज फिर सब कुछ कीर्ति से क्लियर करने के बाद सीता से भी सब कुछ क्लियर कर लेगा। जिस वजह से उसने कीर्ति को सब कुछ बताने का सोच लिया था। भावेश धीरे से अपना सर उठाकर देखता है तो कीर्ति अभी भी उतनी ही प्यार से भावेश को देख रही थी। तो भावेश कंफ्यूजन से कीर्ति के आंखों में देखने लगता है। कीर्ति भावेश को कुछ बताती है जिसे सुनकर भावेश हैरान हो जाता है कि हैरानी से मुंह खोले अपनी तरफ देखते हुए भावेश की मासूमियत में इतना खो जाती है कि वह धीरे से भावेश की तरफ झुककर उसकी होठों को किस कर लेती है। कीर्ति ने भावेश से ऐसा क्या बोला कि वो इतना हैरान हो गया? क्या भावेश को सच में कीर्ति से प्यार हो गया? विजय किसके खिलाफ इतनी खतरनाक चालें चल रहा है? और वह लेडी कौन है? क्या विजय शर्मा सच में साक्षी का किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? जब साक्षी को इस बारे में पता चलेगा तो वह कैसे रिएक्ट करेगी? जानने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी रीडर्स। अगर कभी कोई गलत सीन डाल दूं तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कल मैंने सच में कुछ ज़्यादा ही बोल्ड सीन डाल दिया। कोई भी कितना भी मासूम क्यों ना हो, लेकिन ऐसे फैमिली के सामने ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। मैंने वह सीन ये सोचकर डाला था जैसे प्रिंस को दक्षिता की फैमिली के आसपास होने के बारे में नहीं पता और उसने दक्षिता को किस कर लिया। रही बात गोद में बैठने की तो प्रिंस इस वक्त बच्चे की तरह है, इसीलिए मैंने सबके सामने भावेश को दक्षिता की गोद में बैठा दिया। लेकिन आगे से ध्यान रखूंगी कि मैं कोई भी गलत सीन न डालूं। जब 118 क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हेलो रीडर्स, मैं जानती हूँ आप सबको स्टोरी में कुछ न कुछ दिक्कत आ रही है। मैं आप लोगों से मोस्टली प्रिंस के बारे में ही प्रॉब्लम सुन रही हूँ। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, प्रिंस 2 साल बाद मैच्योर हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो हार्टलेस नहीं होगा। और रही बात प्रिंस के युवराज से राजा बनने की, तो मैं आपको बता दूं इसमें प्रिंस के राजा बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे एक सीरियल था ना पहरेदार पिया की, उसी तरह दक्षिता रानी होकर राज करेगी। नाम प्रिंस का होगा, असली पावर तो दक्षिता के पास होगी, क्योंकि हर राजा हार्टलेस, चतुर और चालाक होता है, तभी तो वह जनता के लिए सही फैसले ले पाता है। इसीलिए तो भावेश के हुक्म सा भी प्रिंस के लिए क्वीन की पर्सनैलिटी की लड़की ढूंढ रहे हैं, जो केवल हो अपने सामने वाले इंसान को देखकर उसकी नीयत को पहचान ना आता हो। प्रिंस बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, वह राजा बनकर लोगों की मदद कर सकता है। उसकी रानी दक्षिता होगी। प्रिंस बहुत बड़ा सिंगर बनेगा, राजस्थान का राजा प्रिंस होगा, लेकिन राजरानी दक्षिता करेगी। अब बाकी आप लोग समझ जाओ, मैं इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं समझा सकते। और राहुल जी, आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही इसमें 2 साल का ले पाएगा, उसमें इनोसेंट प्रिंस को मैच्योर बना दूंगी। वह एकदम सॉफ्ट हार्टेड होगा, हर किसी की मदद करेगा, उसके साथ गलत करने वालों को भी माफ़ी मांगेंगे तो उन्हें माफ़ कर देगा। अब मैं स्टोरी लाइन को चेंज नहीं कर सकती। आई एम सॉरी रीडर्स। कीर्ति के रूम में आज कीर्ति बहुत परेशान और अंदर से बहुत दुखी भी थी। उसके मॉम डैड इतनी मतलबी थे, उन्होंने कामना बुआ के साथ मिलकर उसका सौदा भी ऋतुराज के साथ कर दिया था। वो चाहती थी भले ही उसके मॉम डैड उसके के लिए अच्छे ना हो, वो किसी के लिए बुरे भी ना हो, कि उन्होंने कभी उससे प्यार नहीं किया, हमेशा उसका फायदा उठाया। वह बस अपने बेटे से प्यार करते थे। वो एक लड़का है, हमेशा उनका ख्याल रखने वाला है। कीर्ति शादी करके ससुराल चली जाती, उसकी बुआ ने अपनी ससुराल की प्रॉपर्टी अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी। उन लोगों ने उसकी साक्षी बुआ का एहसान मानने की जगह बुआ और उनकी इकलौती बच्ची के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की। कीर्ति अपने मन में बोली, भगवान सब कहते हैं माँ बाप कभी बुरे नहीं होते, तो भगवान मेरे ही माँ बाप इतने लालची क्यों हैं, जो अपना भला करने वाले का एहसान मानने की जगह वह लोग उसी के बच्चे को तकलीफ देते हैं, साक्षी से सब कुछ छीनकर बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कि यह सब सोचते हुए अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाली थी, उसकी नज़र अपने रूम की तरफ आते भावेश की तरफ गई, तो उसने दरवाजा वही बीच में छोड़ दिया और भावेश को घूरने लगी। भावेश तो जल्दी से रूम में आकर दरवाजा बंद कर देता है। कीर्ति जाकर अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। भावेश भी कीर्ति के पास बैठते हुए अपना सर झुकाकर बोला, डॉक्टर साहिबा, मैं जानता हूँ आपको कुछ दिनों से मेरा बिहेवियर अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप क्या इसकी वजह नहीं जानना चाहती? यह सुनकर भी कीर्ति कुछ नहीं बोलती, तो भावेश अपने दिल की धड़कनों को काबू करते हुए धीरे से कीर्ति की तरफ देखता है, तो कीर्ति प्यार से उसे ही देख रही थी। ये देखकर भावेश जल्दी से अपना सर झुका लेता है और फिर बोला, मैंने हॉस्पिटल में आपके और आपके भाई करण की बातें सुन ली थी।
मुझे आप और दक्षता दी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आप लोग कैसे प्रिंस जैसे मासूम का फ़ायदा उठा सकते हैं? लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया। मैं अब इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे पूरी बात बता सकती हैं? ऐसा क्या है जिस वजह से दक्षु दीदी प्रिंस के साथ रहना चाहती है? प्रिंस के बारे में कुछ ना जानते हुए भी प्रिंस के करीब चली जाती है। क्या सच में प्रिंस उनके लिए उनकी बीमारी ठीक करने की मेडिसिन है? भावेश की गलतफहमी के बारे में जानकर भी कीर्ति कुछ नहीं बोली। भावेश बोला, कल मैंने देखा कि वो खुद दूसरों के द्वारा फ़ायदा उठाने से दर्द में है। वो ऐसे दूसरों का फ़ायदा नहीं उठा सकते। मुझे यकीन है दक्षु दीदी प्रिंस से प्यार करती है, इस वजह मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। दक्षु दीदी से भी माफ़ी मांग लूँगा। ये सुनकर कीर्ति भावेश की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर भावेश कन्फ्यूज़न में उसको देखता है, फिर हैरानी भरी नज़रों से कीर्ति को घूरने लगता है। तब कीर्ति भावेश के ऊपर झुकर उसके होठों पर बेबी किस कर लेती है। भावेश को तो 440 वोट का झटका लग गया, वह अपनी जगह पर जम गया। कीर्ति ने दोबारा बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर अभी भी भावेश कुछ नहीं बोलता तो कीर्ति भावेश की ओर झुकने लगती है। भावेश जल्दी से बिस्तर से खड़ा होकर हैरानी से कीर्ति को देखने लगता है। भावेश ने अपने मन में सोचा, क्या ये लड़की पागल है? मैं इतनी देर से इसे ये बोल रहा हूँ कि मैं एक गलतफहमी की वजह से इनसे नफरत करने लगा था। अब मेरी गलतफहमी दूर हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे पूरी बात समझा नहीं चाहिए। ये सोचकर भावेश कीर्ति को घूरने लगा तो कीर्ति भी बिस्तर से खड़ी होकर भावेश की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे कीर्ति भावेश की ओर आ रही थी वही भावेश भी पीछे की ओर कदम बढ़ा रहा था। भावेश एक कदम पीछे जाता तो कीर्ति 2 कदम आगे आ जाती, जिस वजह से भावेश ने जल्दी जल्दी अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए। अचानक भावेश सोफे के साइड आर्मरेस्ट से टकरा के सोफे पर गिर गया। कीर्ति भी भावेश को देखकर मुस्कुराए और फिर वो भावेश के ऊपर झुकते हुए बोली, बेबी तुम्हें क्या लगता है मैं एक इनोसेंट गर्ल हूँ जो कोई भी मेरा फ़ायदा उठा सकता है? तो तुम गलत हो। तुम नहीं जानते मैं क्या हूँ, और ना ही मैं कभी किसी का फ़ायदा उठाती और ना ही किसी को अपना फ़ायदा उठाने देती। फिर दक्षता की बात वो सब तुम्हें उससे जाकर क्लियर करना चाहिए, मुझसे कुछ मत पूछो। ये सुनकर भावेश हैरानी से कीर्ति को देख ही रहा था। कीर्ति जल्दी से भावेश के ऊपर आकर किस करने लगती है। भावेश अभी भी हैरानी से कीर्ति की बात के बारे में सोच ही रहा था। कीर्ति भावेश की फोटो को अपने होंठों के बीच लेकर उनका रस पी रही थी। थोड़ी देर बाद कीर्ति भावेश के होंठों से अलग होकर बोली, बेबी जब तक तुम नहीं बता देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। ये सुनकर भावेश की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वह कीर्ति को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश बोला, डॉक्टर साहिबा ये गलत है। कीर्ति भावेश के दोनों हाथों को पकड़ उसके सिर के ऊपर करते हुए बोली, इसमें क्या गलत है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो कैसे गलत हुआ? भावेश हैरानी से बोला, क्या आप मुझसे प्यार करती है? तो कीर्ति हंसते हुए बोली, क्या मैं रामायण बोल रही हूँ? भावेश शर्म के मारे इधर उधर देखने लगा तो कीर्ति बोली, अब तुम बताओ मुझसे प्यार करते हो? भावेश अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोला, वो मैं। तभी कीर्ति ने भावेश की गर्दन में अपना चेहरा घुसाकर भावेश की गर्दन पर जोरदार बाइट कर लिया। अचानक भावेश की हल्की सी चीख निकल गई और उसने कसकर कीर्ति की कमर को पकड़ते हुए कहा, डॉक्टर साहिबा आप मुझे परेशान कर रहे हैं। अगर मैंने आपको परेशान किया तो फिर मुझे मत बोलना कि मैंने गलत किया। ये सु कीर्ति फ्लर्ट करते हुए बोली, बेबी आपको रोका किसने है? तुम मुझे परेशान करो, मैं ये चाहती ही हूँ। इस वक्त भावेश और कीर्ति इस पोजीशन में थे कि भावेश सोफे पर लेटा हुआ था, उसका एक पैर आर्मरेस्ट पर था, दूसरा पैर नीचे लटका हुआ था। वही कीर्ति भावेश के पैरों के बीच उस पर लीन होकर लेटी हुई थी। कीर्ति ने भावेश के हाथों को कसकर दूसरे आर्मरेस्ट पर रखा। भावेश की आंखों में देखते हुए बोली, अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो तभी रुकेगा जब तुम्हारे मुंह से सच निकलेगा। भावेश आंखों में हैरानी के साथ लड़खड़ाते हुई जुबान से बोला, आप मेरे साथ क्या करने वाली है? ये सुनकर कीर्ति शैतानी हंसी के साथ बोली, बस फील करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। उसके बाद कीर्ति ने भावेश के फोरहेड पर किस किया। सुकून से भावेश की आंखें बंद हो गई। कीर्ति ने भावेश की आंखों पर किस किया, उसके बाद उसकी नाक पर गालों पर हल्के से बाइट किया। भावेश ने आंखें खोलकर कीर्ति की शरारती आंखों में देखा। भावेश अपने मन में बोला, ओह गॉड कहाँ फंस गया, मुझे ऐसे बंद कमरे में डॉक्टर साहिबा के पास नहीं आना चाहिए था। मैं डॉक्टर साहिबा से प्यार तो करता हूँ लेकिन ऐसे एकदम से कैसे बोलूँ, यह मुझे सताने में लगी हुई है। नॉटी डॉक्टर साहिबा। ये सब भावेश अपने मन में सोचते हुए मुंह बना रहा था कि उसके एक्सप्रेशन देखकर कीर्ति समझ रही थी कि धीरे धीरे से अपने होंठ भावेश के होठों पर रखे और किस करने लगी। भावेश भी कीर्ति के किस का रिस्पांस करने लगा। वो आज पहली बार किसी लड़की को किस कर रहा था। भावेश कीर्ति के होठों पर किस कम बाइट ज्यादा कर रहा था, फिर भी कीर्ति एंजॉय कर रही थी। वही भावेश की हालत खराब हो रही थी।
दोनों की पोजीशन बहुत ज्यादा इंटीमेट। भावेश की बॉडी अब कीर्ति की हर टच के साथ रिएक्ट करने लगी। भावेश को ऐसा लग रहा था जैसे उसने ऐसा पल कभी फील नहीं किया। इस वक्त भावेश एक पिंजरे में फंसे पक्षी की तरह महसूस कर रहा था। उसी की तरह कीर्ति के चंगुल से निकलने की कोशिश कर रहा था। भावेश कीर्ति के होंठों को किस कर रहा था। दोनों का पहली बार किस था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। 5 मिनट बाद एक दूसरे की होंठों को छोड़कर अपने लगे। वही भावेश कीर्ति को अजीब नजरों से देख रहा था। वही कीर्ति शैतानी नजरों से देखते हुए इशारा किया जैसे बोल रही हो अब भी मुंह खोल दो वरना तुम्हारी हालत इससे भी बुरी होने वाली है। कीर्ति के आंखों के शैतानी चमक देखते ही भावेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। कीर्ति का एहसास और बॉल्डनेस बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा थी। अपने दिल में अजीब सी घबराहट भी महसूस कर रहा था कि अचानक वो भावेश की गर्दन पर किस करने के साथ बाइट भी करने लगी। कीर्ति के बाइट करने से भावेश की दर्द भरी सिसकी निकल रही थी, जिसे कीर्ति और ज्यादा एक्साइटेड महसूस कर रही थी। रोमांटिक मूवमेंट को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। भाभी अपने चढ़ाते हुए फोटो से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। उसके दिल, आंखें और उसकी बॉडी भावेश का साथ नहीं दे रहे थे। अचानक भावेश ने फुर्ती से कीर्ति के हाथों से अपने हाथों को छुड़वाया और कीर्ति की कमर को कसकर पकड़कर एक झटके में पता नहीं कैसे लेकिन बिजली की रफ्तार से कीर्ति को सोफे पर लिटा दिया और खुद कीर्ति के ऊपर झुकर की आंखों में प्यार से देखते हुए बोला, डॉक्टर साहिबा आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने भले मुझे पनिशमेंट दी लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या नहीं। कीर्ति ने जब भावेश की बात सुनी और उसकी आंखों में प्यार भरी चमक देखी तो कीर्ति का दिल जोरों से धड़कने लगा। अब कीर्ति भी घबराने लगी। भावेश कीर्ति के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। भावेश कीर्ति के निचले होंठ को अपने होंठों के बीच लेकर धीरे धीरे सक करते हुए बाइट कर रहा था। वही अपर लिप्स को अपने होंठों के बीच लेकर शक कर रहा था। इसी तरह भावेश कीर्ति के होंठों पर कैंडी समझकर पर टूट पड़ा। कीर्ति भी अपने धड़कते हुए दिल के साथ भावेश के होंठों को किस कर रही थी। अभी दोनों की पोजीशन बहुत ज्यादा इंटीमेट थी। भावेश और कीर्ति एक दूसरे की बॉडी के हर हिस्से को महसूस कर पा रहे थे। भावेश ने धीरे से कीर्ति की लॉन्ग ड्रेस की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी जीभ पकड़कर नीचे खिसकाने ही वाला था कि अचानक किसी ने कीर्ति के रूम के डोर पर नॉक किया। भावेश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उनके खूबसूरत लम्हों में कौन उन्हें डिस्टर्ब कर सकता है। भावेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन खुद को शांत करके वो कीर्ति से अलग हो गया और वह कीर्ति से नजरें चुराते हुए बोला, डॉक्टर साहिबा देखिए दरवाजे पर कौन आया है। गुस्सा तो कीर्ति को भी बहुत रहा था, साथ ही उसे खुशी भी हो रही थी क्योंकि अभी वो लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते। ऐसा नहीं था कि किसी भावेश के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, वो बस ओल्ड मेंशन में ऐसा नहीं करना चाहती थी। जब वो और भावेश डीएम सोसाइटी जाएंगे तब वही तो मैं उनसे अपने विला में शिफ्ट हो जाएगी। वहां पर भावेश से अच्छे से अपने लिए प्यार का इजहार करवाएगी। यह सोचकर शर्मीली मुस्कान अपने होठों पर ले आती है। कीर्ति रूम का दरवाजा खोलती है। वो अपने सामने दरवाजे पर खड़े इंसान को देखकर किसी की आंखों में नरमी के भाव आ जाते हैं लेकिन अपना चेहरा सख्त बनाए रखती है। दरवाजे पर अक्षित खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी बहन की हालत देखकर कुछ शक हो गया और उसके होठों से मुस्कान गायब हो गई। वो शक भरी नजरों से कीर्ति को भी पहले तो हड़बड़ा गई लेकिन खुद को ठीक करते हुए मैं गुस्से से अक्षित को देखते हुए बोली, क्या कुछ काम था। ये सुनकर अक्षिता मुंह बनाते हुए बोला, दीदी क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही है। ये सुनकर कीर्ति का गला सूख गया। उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। अक्षित अपने दीदी के चेहरे के भाव देते हैं किसी को हल्का सा धक्का देकर रूम के अंदर आ जाता है। रूम के अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। क्या अक्षित ने भावेश को देख लिया। एक सीट कैसे रिएक्ट करने वाला है। क्या भावेश किसी से अपने प्यार का इजहार करेगा। अगर करेगा तो कब करेगा। जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। हेलो रीडर्स, अगर मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही हूँ तो आई एम सॉरी। CH 119 जादू है, नशा करना मदहोशियां है। कीर्ति के रूम में कीर्ति सोफे पर लेटी हुई थी। भावेश उस पर लीन होकर उसे किस करने जा रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। कीर्ति गुस्से में दरवाजा खोलती है तो वहां उसका छोटा भाई अक्षित खड़ा था। वो कीर्ति को प्यारी मुस्कुराहट के साथ देख रहा था लेकिन कीर्ति की हालत देखकर उसे कुछ शक होता है। अक्षित इतना तो जानता था, उसकी दोनों बहनें 2 लड़कों से प्यार करती है और कीर्ति जिस लड़के से प्यार करती है उसका नाम भावेश है। उसने कल सब बातों में सुना था और कबीर से भी पूछा था। दरअसल कबीर बचपन में दक्षिता के घर आता था, तब से अक्षित कबीर को अपना बड़ा भाई मानता था। कबीर ने उसे सब कुछ बताया था, कौन किससे प्यार करता है, किसका क्या नाम है, उसे पूरी जानकारी मिल गई थी। उसे अपने करण भाई के लिए बहुत बुरा लगा था। वो भी चाहता था करण भाई दक्षु दीदी को उनकी तकलीफों बाहर निकाले। वो हमेशा से ही करण की USA से आने का वेट करता था। फिर उसने सोचा था वो करण को अपनी दक्षु दीदी के बारे में सब कुछ बता देगा। करण वापस आया, उससे आने में बहुत देर हो चुकी थी
लेकिन उससे ज्यादा अक्षत दीक्षु दीदी के लिए खुश था। आखिर उसकी दीक्षु दीदी को सच्चा प्यार और सुकून मिल गया। उसने बचपन से ही कई सारी तकलीफ देखी, अपनों से धोखे खाए, अपनों द्वारा इस्तेमाल हुई, लेकिन अब जाकर उसके जीवन में सच्चा प्यार और बिना किसी स्वार्थ के प्यार करने वाला साथी आया है। ये सोचकर अक्षत बहुत ज्यादा खुश था। उसने सोचा आज वह अपनी बहनों के साथ वक्त बिताया। भले ही उसने अब तक दक्षता के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया था, लेकिन उसे पता था कि दक्षता भी उससे बहुत प्यार करती है। वो जिस हाई स्कूल में पढ़ता है उसमें हर साल दक्षता बहुत बड़ा डोनेशन देती है। प्रिंसिपल और टीचर से उसकी हेल्थ और स्टडी के बारे में रिपोर्ट लेती रहती है। उसने एक बार प्रिंसिपल पल के ऑफिस के बाहर से सुन लिया था। वो मिस मेहरा से बात करके उसकी रिपोर्ट दे रहे थे। वो स्टडी में कैसा कर रहा है, उसे स्कूल में कोई बुली तो नहीं करता। प्रिंसिपल ने दक्षता को पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। अक्षत को पहले लगता था कीर्ति ही उसका ख्याल रखती है। शायद दक्षता के साथ इतना सब बुरा होने के बाद दक्षता को वो याद नहीं होगा। उसका एक भाई भी है। अक्षत ने कीर्ति को शक भरी नजरों से देखते हुए दरवाजे से हल्का सा धक्का दिया और जल्दी से रूम में घुस गया। अक्षत के अंदर का भी भाई जाग गया। आखिर वह भी था तो एक भाई है जो अपनी बहन को शादी से पहले किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कीर्ति को अक्षत की इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा आया। भावेश के बारे में सोच कीर्ति का चेहरा अचानक ही पीला पड़ गया। उसे ऐसा लगा शायद अक्षत आज पक्का भावेश को उसके रूम में देख लेगा। अक्षत रूम में आकर देखता है वहां पर कोई नहीं है। वो अचानक अपनी नजरें बिस्तर की तरफ करता है। बिस्तर को सही सलामत था। अक्षत राहत की सांस लेते हुए कीर्ति को डांटने वाले अंदाज में बोला, दीदी आपने अपने बालों की क्या हालत कर रखी है, और आपके कपड़ों को क्या हुआ, इतनी खराब क्यों है। कीर्ति को एहसास हुआ वो गुस्से में बिखरे बाल और खराब कपड़ों की हालत में आ गई। अपनी कंडीशन पर तो ध्यान ही नहीं दिया, पक्का उसके भाई को उस पर शक हो गया होगा। तभी उसने नजर दौड़ाकर कमरे में देखा, भावेश उसे कहीं भी नजर नहीं आया। इसका मतलब वह समझ गई कि पक्का भावेश यहीं कहीं छुपा होगा। उसे जल्द से जल्द अपने भाई को यहाँ से भेजना होगा। कीर्ति कठोर आवाज में बोली, तुम्हें कुछ काम था क्या। अक्षत मासूम बच्चे की तरह चेहरा बना बोला, दीदी चलो ना शॉपिंग करने चलते हैं, मेरा बहुत मन है, मैं कितने दिनों से घूमने नहीं गया, मुझे वाटर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क जाना है। दीदी प्लीज आपके साथ घूमने जाना है, आप बचपन में मेरे साथ मेरी सारी फेवरेट जगह पर घूमने मेरे साथ जाती थी। फिर अक्षत ने आंखों से बोला, दीदी आपको याद है बचपन में दक्षु दीदी और आप मुझे किस तरह प्यार से रखते थे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। अब तो मुझे याद भी नहीं मैंने आप लोगों के साथ कब टाइम स्पेंड किया था। आप अपने 18th बर्थडे तक यहाँ थी, तब तक मेरा बहुत ख्याल रखती थी। फिर अक्षता कीर्ति के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, जब से आप यहाँ से गई हो आपने मुझसे भी दूरी बना ली। दीदी जो भी किया मॉम डैड नहीं किया, उसमें मेरी क्या गलती है, आपने मुझसे इतनी दूरी क्यों बनाई। कीर्ति कुछ नहीं बोली, वो अक्षत को घूरती रही। अक्षत ने अपने मन में कहा, इतने से काम नहीं चलेगा, लगता है दीदी को इमोशनल ब्लैकमेल करना ही होगा। अक्षत थोड़ा ज्यादा उदास चेहरा बनाकर बोला, मुझे तो लगता है दीदी आप मुझसे प्यार नहीं करती, आप मुझसे नफरत करने लगी है। क्या मैं इतना बुरा हूं तो आप मुझे पनिशमेंट देती है, लेकिन जिस तरह नफरत मत कीजिए। मैं आपका प्यार ना मिलने को बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आपकी नफरत नहीं। कीर्ति गुस्से से धुरते हुए बोली, छोटे ओवर एक्टिंग से इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है तुम तैयार हो जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। 2 सालों बाद दोबारा से कीर्ति के मुंह से छोटी सुन अक्षत की आंखें नम हो गई और कुछ जल्दी से कीर्ति को हक कर लेता है। कीर्ति वैसे ही खड़ी रहती है, वैसे उसकी भी आंखें नम थी। अक्षत ने कसकर कीर्ति से गले लगते हुए प्यार से बोला, दीदी मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप मुझसे नाराज है, लेकिन दीदी आप मुझसे एक बात बता सकती हैं, वह मॉम डैड है ना, उससे दूर नहीं जा सकता। अगर मैंने उन्हें अपने से अलग कर दिया फिर उनमें और मुझमें फिर फर्क क्या रह जाएगा। मैं जानता हूँ दीदी उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आप उनसे नाराज रहो, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आप अपने भाई से ऐसे दूरियां कैसे बना सकती हैं। मुझे पता है आप मेरा ख्याल रखती है, लेकिन दीदी ख्याल तो कोई भी रख सकता है, क्या कोई बड़ी बहन का प्यार दे सकता है। नहीं मुझे आपके ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, दादू दादी भी मेरा हमेशा से ख्याल रखते हुए आए हैं। मुझे जरूरत है तो आप दोनों से बड़ी बहन के प्यार की। आप जानते हैं मोम डैड कितने लालची हैं, वह मुझे दुनिया की सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं, प्यार नहीं दे सकते। मैं प्यार की उम्मीद किससे करूं, आप दोनों मेरे लिए बड़ी है, आप ही मुझे प्यार दे सकती है। ये सुनते ही कीर्ति को भी एहसास हुआ कि वो अपने भाई से फालतू में दूरी बना रही है, बल्कि उसकी तो कोई भी गलती नहीं है। उसके दिल में बस जलन थी कि उसके मॉम डैड उसके भाई का इतना ख्याल रखते हैं क्या, उसका 1% भी उसका नहीं रख सकते। लेकिन उसके भाई की क्या गलती थी ये सोचकर कि तू भी अक्षत को गले लगा लेती है। फिर अक्षता सर सहलाकर बोली, छोटे कोई बात नहीं है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें 2 साल तक इग्नोर किया, अब आगे से नहीं करूंगी। ये बोलकर कीर्ति एक सेब का चेहरा अपने हाथों में भर उसके फोरहेड पर किस करती है। फिर मुस्कुराकर बोली, अपनी दक्षु दीदी को तो मना लो,
अब उस दीदी को भी मनाओ, लेकिन याद रखना उसके करीब मत जाना। ये सुनते ही अक्षत हाँ में हिलाते हुए बोला, दीदी मैं जब से दक्षु दीदी से मिला हूँ तब से इतना तो समझ गया हूँ कि पहले जैसी नहीं रही, उनके हालातों ने बहुत बदल दिया है, इसीलिए मैं ध्यान रखूंगा। ये सुनकर कि अक्षत के बालों को बिगाड़ कर बोली, छोटे लगता है, बड़े हो गए हो, अच्छी बात है। ये सुनकर अक्षत मुंह बनाते हुए बोला, दीदी सुबह कितनी मेहनत से मैंने अपने बालों की हेयर स्टाइल बनाई थी, आपने 1 सेकंड में ही बिगाड़ दी। मैं बड़ा हो गया हूँ, आप मेरे साथ बच्चों जैसा बिहेवियर मत करो, आप दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर कीर्ति हंस पड़ती है। वो अपने मन में बोली, हमें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अक्षत से कुछ नहीं बोली। वो उसका सर सहलाकर अक्षत को रूम से जाने का बोलती है। ये अच्छी तो अब खुद को मोटिवेट करते हुए दक्षिता के रूम की ओर बढ़ जाता है। कीर्ति जल्दी से अपना रूम बंद करती है और हर जगह भावेश को ढूंढती है। भावेश कीर्ति को नहीं मिलता तो कीर्ति अपने मन में बोली, ये लड़का गया कहाँ, लगता है चला गया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा गया कैसे। यहाँ से जाने की तू सिर्फ दरवाजे से और बालकनी से ही रास्ता है, क्या वह बालकनी से कूद कर गया है, कहीं हाथ पैर नहीं तोड़वा लिए। ये सोचकर की थी एक टॉवल उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। उसे पता था उसे अक्षत के साथ घूमने जाना ही होगा, अगर दक्षु ने मना कर दिया तो तभी उसे तो जाना होगा। वो भी अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। उसे 2 साल तक अपने भाई को इग्नोर तो किया था, लेकिन उसका प्यार कम नहीं हुआ था। वह बस जलन में अक्षत के सामने नहीं आना चाहती थी, उसे भी एक बड़ी बहन के प्यार के लिए तरसाना चाहती थी। जैसे बताना चाहती हो, मुझे से मॉम डैड मुझे इग्नोर करते हैं, मुझे कितनी तकलीफ होती है, वह तुम महसूस करो जब मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी। ये कीर्ति का भले ही बेतुका ख्याल था, लेकिन फिर भी कीर्ति ने अक्षत के साथ किया। कीर्ति वॉशरूम में जाकर टॉवल हैंगर पर रख देती है। जैसे ही अपने गाउन का जिद खोलती है, उसकी जीभ नीचे खिसक कर उसकी कमर तक पहुंच गई थी। तभी उसकी नज़र सामने लगे मिरर पर गई। अचानक कीर्ति की चीख निकल गई तो भावेश, क्योंकि बाथरूम में छुपा हुआ था, वह दौड़कर कीर्ति के पास पहुंचा और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, डॉक्टर साहिबा यह आप क्या कर रही हैं। कीर्ति उसे अपने मुंह से हटाने का इशारा करने लगी, लेकिन भावेश ने हाथ नहीं हटाया। भावेश बड़बड़ाते हुए बोला, आपको पता है अभी चिल्ला देती तो आपका भाई वापस आ जाता और हम दोनों को इस तरह वॉशरूम में देखकर वह हम दोनों के बारे में क्या सोचता, और आप अभी तक तो बोल चिल्ला रही थी, अब मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रही है। ये सुनकर कीर्ति को गुस्सा आ जाता है। वो भावेश के हाथ पर जोर से बाइट करती है। भावेश के दर्द के कारण अपना हाथ पीछे खींच लेता है और गुस्से से कीर्ति को घूरने लगता है। अचानक कीर्ति की नज़र मिरर में कीर्ति की खुली पीठ पर जाती है। अचानक भावेश अपना गुस्सा भूलकर कीर्ति की पीठ को घूरने लगता है। कीर्ति को एहसास होता है कि जो भावेशा उस इस गुस्से से घूर रहा था, वो अब अजीब नज़रों से मिरर में देख रहा था। कीर्ति ने पीछे मुड़कर जब मिरर में देखा, मिरर का नज़ारा देखकर उसका गला सूख गया और वो जल्दी से अपनी पीठ को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए दीवार की तरह खिसकने लगी। वहीं भावेश में कीर्ति को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। कीर्ति की खूबसूरत पीठ को देखकर भावेश के मन में एक गाना चलने लगा, जादू है नशा है महदोशिया तुझे भूल के अब जाओ, कह जादू है नशा है महदोशिया तुझको भूल के अब जाओ, कहाँ शम्मा तुझको खींचती है अपना या आजा परवाने मेरी बहू में आ, जादू है नशा है महदोशिया तुझको भूल के अब जाओ, कहाँ शम्मा तुझको खींचती है अपना या और आजा परवाने मेरी बहाव में, जादू है नशा है महदोशिया तुझको भूल के अब जाओ। कह कीर्ति दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। किसी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक छोटा सा हिरन का बच्चा हो और एक शेर उसका शिकार करने आ रहा हो। वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा हो, वैसी ही हालत कीर्ति की थी। कीर्ति को ऐसा लग रहा था जैसे उसने भावेश को प्यार का इजहार करने के लिए मजबूर करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब भावेश बेशर्मी पर उतर आया है, इतने दिन उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता, अब तो कोई मौका नहीं छोड़ा। तो उसके करीब आने का पिछले 1 घंटे से बारिश पूरी तरह बदल गया है। दक्षिता के रूम में बिस्तर पर दक्षिता हेडरेस्ट से पिक लगाकर बैठी हुई थी। वही प्रिंस दक्षिता की गोद में सर रखकर हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा था। वही दक्षिता अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, साथ ही एक हाथ से कभी कभी प्रिंस के बालों को सहला देती। प्रिंस अपनी आंखें बंद करके सुकून से सॉन्ग सुन रहा था। उन दोनों को देखकर लग रहा था कोई मैरिड कपल एक दूसरे के साथ खामोशी से वक्त बिता रहे हो और एक दूसरे के पास होने का एहसास महसूस कर रहे हैं। उन्हें बातें करने की या रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए एक दूसरे के करीब होने का एहसास ही काफ़ी है। ये सब बाहर खड़ा अक्षत देख रहा था। उसे अपनी दक्षु दीदी इतना डर लग और अपने जज्बातों को महसूस करते देख उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। अक्षत अच्छी तरह जानता चाहता था उसकी दक्षु दीदी ने जो भी अपनी लाइफ में तकलीफ झेली है वह सब अब उनकी लाइफ से दूर हो जाए, अपनी दक्षु दीदी को खुश रखे। अक्षत को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका लिटिल जीजू उससे भी छोटा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था जब दक्षु दीदी और लिटिल जीजू प्रिंस की शादी होगी, वो अपने इस लिटिल जीजू को जीजू बुलाएगा या फिर उसके नाम से भावेश दीक्षित की एज का ही था, लेकिन वह थोड़ा मैच्योर लगता था, इसीलिए अक्षत को उसकी एज के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
अक्षित को उससे भावेश को जीजू बुलाने में कोई दिक्कत नहीं थी। वही प्रिंस भले ही उसकी एज था, उसे शायद 1 या 2 महीने ही छोटा होगा, लेकिन वो उससे भी थोड़ा 1-2 साल छोटा लगता था, जैसे कोई बच्चा हो। अक्षित दरवाजे पर खड़ा अपनी सोच में गुम था। उसे प्रिंस को जूजू बुलाना चाहिए या फिर क्या? तभी दक्षिता को एहसास हुआ कि उनके अलावा भी यहाँ पर कोई है, तो वह अपना सर उठाकर देखती है। दरवाजे पर खड़े इंसान को देखकर उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। दक्षिता अक्षित पर क्या गुस्सा करेगी या फिर उसे भी कीर्ति की तरह मना लेगा? क्या दक्षिता और प्रिंस भी एम्यूजमेंट पार्क जाएंगे? वहां पर उनके लिए एक तूफान इंतजार कर रहा है। जानने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। हेलो रीडर्स, मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगता और आप लोग इतने सपोर्टिव हो, मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड फॉलो मी। CH120। प्रिंस की इनसिक्योरिटी और भावेश का चिढ़ाना। दक्षिता के रूम में अक्षित दरवाजे पर खड़ा होकर प्रिंस और दक्षिता की बॉन्डिंग देख रहा था। जहां दक्षिता अपना काम करते हुए भी प्रिंस का ध्यान रख रही थी, वही प्रिंस भले ही अपनी आंखें बंद करके अपनी दुनिया में गुम था, फिर भी वो दक्षिता की एहसास से दूर नहीं होना चाहता था। अक्षित ने सोचा, दोनों के बीच का रिश्ता कितना अच्छा है। उसको लगा प्रिंस अभी बच्चा है, लेकिन वो दक्षिता और अपने रिश्ते के एहसास को बखूबी समझता है। दक्षु दीदी ने लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं और अपनों के द्वारा इस्तेमाल किया गया। उन्हें अपने सबसे करीबी रिश्ते यानी माँ के रिश्ते पर भी भरोसा नहीं है। अब दक्षु दीदी किसी लड़के पर कैसे भरोसा कर सकती है? ऐसा लाइफ पार्टनर हो जो एकदम प्योर और मासूम दिल का हो, तभी दक्षु दीदी उसे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बना सकती है। प्रिंस बिल्कुल मासूम और प्यार लगता है। वो दरवाजे पर खड़ा दक्षिता के अतीत और उन अपनों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने धोखा दिया। वो शोकॉल्ड अपने उसके भी थे। अक्षित ने ध्यान नहीं दिया। दक्षिता अक्षित को दरवाजे पर खड़ा देख आंखें छोटी करके घूर रही थी। अपनी कोल्ड आवाज में बोली, तुम वहां क्यों खड़े हो? दक्षिता की आवाज सुनकर अक्षित ऐड बढ़ाते हुए अपनी आंखों में डर के साथ उसकी तरफ देखता है। अक्षित बहुत ही मासूम और डरा हुआ बच्चा लग रहा था। उसे बचपन में अपनी दीदी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। जब दक्षिता ऑस्ट्रेलिया से आई है, अब दक्षिता से बहुत ज्यादा डर लगता है। अक्षित को डरते देख दक्षिता ने आवाज में थोड़ी नरमी से कहा, अंदर आओ। अक्षित अंदर आ गया और वो अपना सर झुकाकर दक्षिता के सामने खड़ा हो गया। प्रिंस को एहसास हुआ कि दक्षिता का ध्यान उस पर नहीं है। एंजल ने उसका सिर सहलाना बंद कर दिया है। प्रिंस ने झटके से अपनी आंखें खोली और अपनी एंजल की तरफ देखा। उसने देखा उसकी एंजल का ध्यान उस पर ना होकर कहीं और है। उसने दक्षिता की नजरों का पीछा किया। प्रिंस ने देखा एंजल एक लड़के को घूर रही थी। वो लड़का क्यूट और मासूम डरा सहमा सा खड़ा था। प्रिंस आंखें बड़ी कर अक्षित को घूरकर देखा, फिर अपनी एंजल की तरफ देखा जिसने लैपटॉप बंद कर हाथ बांधकर अक्षित को घूर रही है। प्रिंस को दक्षिता का अक्षित को घूरना पसंद नहीं आया। तभी अक्षित अपना सिर झुकाकर धीमी आवाज में बोला, एम्यूजमेंट पार्क में जाना है। तो दक्षिता बिना एक्सप्रेशन के बोली, जाओ। दक्षु दी आपके साथ एम्यूजमेंट पार्क में घूमने जाना चाहता हूँ। बचपन की यादें दोबारा जीना चाहता हूँ। आप है कि समझ ही नहीं रहे कब से मुझे से मासूम बच्चे को अपनी खतरनाक आंखों से डराकर मेरी अब बोलती बंद कर दी है। अभी आप ऐसे घूर रही है। कोई शेरनी अपने शिकार को घूरता है। क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करती? फिर गहरी सांस लेकर आगे बोला, क्या आप अपने गोलू भाई को भूल गई? आपने बचपन में मेरा नाम गोलू रखा था। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? प्लीज दक्षु दीदी चलो ना, बचपन की तरह आज आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। आप और कीर्ति दीदी मेरे साथ खेलने के लिए कैसे लड़ती थी, वो बचपन वाले दिन मुझे फिर से जीने हैं। आपको हग नहीं सकता, आपके पास रहने से खुशी मिल जाएगी, उसके लिए इतने दिनों से तरस रहा हूँ। ये सारी बातें अक्षित मन में बोलते हुए अजीब मुंह बना रहे था, जिसमें वो और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। प्रिंस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अक्षित को घूर रहा था। अक्षित की क्यूटनेस देखकर प्रिंस को खतरा महसूस होने लगा। उसने अपना सर घुमाकर दक्षिता की तरफ देखा, जिसके चेहरे के भाव धीरे धीरे नर्म पड़ते जा रहे थे। प्रिंस को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी। प्रिंस को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो इतना जरूर समझता था कि एंजल बस उसकी है। ये क्यूट लड़का एंजल को ज्यादा पसंद आ गया तो क्या एंजल उसे छोड़ देगी? प्रिंस अचानक रोने सूरत बनाकर कभी दक्षिता को देखता तो प्रिंस ने अपने मन में सोचा, अगर मैं रोया तो एंजल मुझे रोने वाला बच्चा समझकर इस क्यूट लड़के को अपने पास ना रख ले। अक्षित के चेहरे की हर क्यूट एक्सप्रेशन के साथ प्रिंस को और ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी। अचानक प्रिंस को पता नहीं क्या हुआ, उसने दक्षिता को खींचकर अपनी गोद में बैठाकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे बताना चाहता हूँ उसकी एंजल सिर्फ उसकी है। अचानक प्रिंस की इस हरकत से दक्षिता हैरान हो गई, जो खुद को प्रिंस की गोद में देखकर जल्दी से प्रिंस की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी। वही प्रिंस ने दक्षिता को कसकर पकड़ लिया, उस बच्चे को घूरने लगा जिसकी वजह से इसकी एंजल आज पहली बार उसे खुद से दूर कर रही थी। वही दक्षिता ने अपने मन में कहा, मुझे गोद में कैसे उठा सकता है? क्यूटी अभी तो बच्चा है, बॉडी के वजन को अपनी गोद में रखकर थक जाएगा। वो प्रिंस की गोद से उतरने लगी। दक्षिता की इन्हीं हरकतों से प्रिंस को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
इधर अक्षत भी तिरछी नजरों से सब देख रहा था। उसे प्रिंस की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अजीत को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। वह अपनी बहन को गले भी नहीं लगा सकता और लिटिल जीजू उसकी दक्षु दी को आराम से हक कर सकते हैं। टुडे टाइम दी के साथ और करीब रहते हैं। अक्षत ने सोचा, वह दक्षु दीदी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उनके करीब जाने के लिए, उनसे बात करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क जाने की सोच रहा है। वह अपने अंदर हिम्मत जुटाकर नर्वसनेस के साथ दक्षु दीदी को मनाने आया था। लिटिल जीजू बीच में ही टांग अड़ा रहे हैं। अक्षता ने दक्षता का ध्यान फिर से अपनी तरफ करने के लिए धीमी आवाज में बोला, दीदी प्लीज आप भी मेरे साथ चलो ना। हम बचपन में किस तरह तीनों एक साथ घूमने जाते थे। आपके और कीर्ति दीदी साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अक्षत ने पूरी हिम्मत के साथ धीमी आवाज में अपनी बात कही। अक्षत की बात सुनते ही दक्षता हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो प्रिंस की गोद से उतरना भूल गई। वो गौर से अक्षत के मासूम चेहरे को देख रही थी। ऐसा नहीं था, वो अपने गोलू भाई को भूल गई थी। हालातों ने सब अपनों से भी दूर कर दिया था। अपने सच्चे रिश्तों पर भी भरोसा नहीं जा रहा था। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। जब से प्रिंस दक्षता की लाइफ में आया, अपने आसपास बहुत सारे सच्चे रिश्ते मिल गए थे। दक्षता को एहसास हो रहा था उसने अपनों के धोखे से बचने के लिए अपने आप को सेल्फ ऑब्सेडेड बना लिया था। दक्षता ने सोचा, उसने खुद को सेल्फ ऑब्सेडेड बनाने की कितनी कोशिश की। डीएम हॉस्पिटल्स की चेन भी अपने डैड का सपना पूरा करने के लिए बनाया हो। डैड जैसे थे वो भी आज वैसी ही थी। मिस्टर अविनाश मेहरा शहीद होने से पहले आखिरी बार उससे मिलने आए थे। तब उसके पापा ने उसके सपने के बारे में पूछा था। तब छोटी दक्षु ने कहा वो अपने पापा की तरह बड़ी होकर बहुत बड़ी आर्मी ऑफिसर बनेगी। उसके डैड सुपर हीरो है जो देश के दुश्मनों को खत्म करते हैं। हर कोई उसके पापा की रिस्पेक्ट करता है। वो भी अपने पापा की तरह बनना चाहती थी। हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करे। छोटी दक्षु ने अपने पापा का चेहरा अपने छोटे हाथों में पकड़कर कहा, पापा आपका क्या सपना है। तब उसके पापा ने कहा, मैं ऐसा हॉस्पिटल हर शहर में बनाना चाहता हूँ जहाँ पर गरीब लोगों की मदद भी हो सके और बिना किसी फंड के हॉस्पिटल में चल सके और हॉस्पिटल में वह हर सुविधा हो। देश विदेश का बेहतरीन डॉक्टर हो। किसी पेशेंट को ना लगे कि उसने पैसे नहीं दिए, उसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। उनके पास पैसे होते तो अच्छे से ट्रीटमेंट होता। मेजर अविनाश मेहरा का सपना पूरा करने के लिए दक्षता ने डीएम हॉस्पिटल की चैन बनाई थी। दक्षता और एक सीट अपनी सोच में ही गुम थे। उन्हें प्रिंस की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, जिसे सुन दक्षता आज पहली बार अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन शो कर रही थी। उसका मुंह और आंखें हैरानी के मारे फाड़े प्रिंस को देख रही थी। अक्षत की हालत दक्षता के जैसी थी। कीर्ति के रूम में कीर्ति अपनी ड्रेस को संभाले हुए ठंडी दीवार से अपनी पीठ लगा देती है, जिस वजह से उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। वह अपने लाल चेहरे के साथ सर झुकाए प्रिंस के पैरों को घूर रही थी, उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। कीर्ति ने अपने मन में कहा, ओ गॉड में कहाँ फंस गए, अब क्या करो। भावेश अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ जानू, आप मुझसे थोड़ी देर पहले क्या पूछ रही थी। यही कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या नहीं। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मुझे होठों से बोलना पसंद नहीं, मुझे गरजने वाले बादल से बरसने वाले बादल पसंद है। चलो मैं तुम्हें होठों से बोलकर नहीं बल्कि अपने होठों से प्यार कर महसूस करवाता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं। फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हुआ। मैं तुमसे कितनी गहराई से प्यार करता हूँ। ये बोल प्रिंस शरारती मुस्कान के साथ कीर्ति की दोनों ओर अपने हाथ दीवार पर रखकर कीर्ति पर झुककर खड़ा हो जाता है। कीर्ति की तो हालत खराब हो गई थी। एक तरफ ठंडी दीवार, दूसरी तरफ भावेश की गर्म बॉडी। दोनों के बीच कीर्ति को ऐसा लग रहा था जैसे वो ठंडे और गर्म एहसास के बीच फंस गई हो। कीर्ति मन ही मन खुद को कोसते हुए बोली, किट्टू तुम्हें क्या पड़ी थी। यह जल्द अपने प्यार का इजहार कर देता, जैसे अपनी गलतफहमी को बताने आया था वैसे ही प्यार का इजहार भी कर देता। बस थोड़ा इंतजार ही तो करना था। और भी बहुत सारे तरीके प्यार का इजहार करवाने के होते हैं, जैसे जेलस फील करवा कर या फिर कुछ और करके भी अपने प्यार के एहसास को महसूस करवा सकती थी, अपने लिए प्यार का इजहार भी करवा सकती थी। लेकिन तुमने कुछ ज्यादा ही बोल्ड होकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें खुद भी पता है तुम रोमांस के मामले में कितनी अनरोमांटिक हो। उसे झेलो। कीर्ति को थोड़ी देर पहले की गई अपनी हरकत पर बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। भावेश अपनी की उंगली कीर्ति के फोरहेड पर रखकर धीरे धीरे उसे चीज दी की भौहे के बीच लेकर आता है, फिर नाक पर, फिर जैसे ही होठों को छूने वाला था कीर्ति जल्दी से अपना मुंह फेर लेती है, जिस वजह से भावेश की उंगली उसके गाल पर आ जाती है। भावेश की स्माइल और ज्यादा बड़ी हो जाती है। वो कीर्ति के गालों को सहलाते हुए अपना हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाने लगता है। भावेश का हाथ कीर्ति के चेहरे से होता हुआ गर्दन तक पहुंच गया था। कीर्ति शर्म के मारे पूरी लाल हो गई थी। उसकी बॉडी हल्के हल्के कांप रही थी। भावेश को कीर्ति की हालत पर बहुत हंसी आ रही थी। थोड़ी देर पहले जो लड़की बोल्डनेस की सारी हदें पार कर रही थी, वह अब इस तरह डरी सहमी एक बिल्ली के बच्चे की तरह खड़ी है, जैसे कि बिल्ली के बच्चे का मालिक अपने बिल्ली के बच्चे के साथ खेल रहा हो और वह बिल्ली का बच्चा बेचारा ये सब सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता।
भावेश ने कीर्ति के कान के पास झुककर उसके ये लोग को बाइट करते हुए कान में कहा, ओ बेबी, अभी तुम थोड़ी देर पहले मेरे प्यार के बारे में जानना चाहती थी। चलो मैं तुम्हें अपनी महक देकर, तुम्हारी महक लेकर अपने प्यार का एहसास तुम्हारे अंदर छोड़ना चाहता हूँ, जिससे कभी तुम्हें मेरे प्यार को मुझे इसका मतलब करने की जरूरत ना पड़े, तुम्हें भी पता चल जाए मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। भावेश के इस तरह करने से कीर्ति की पूरी बॉडी पर रोम रोम खड़े हो गए थे। कीर्ति धीरे से बोले, प्लीज भाभी। यह सुनते ही भावेश जोर जोर से हंसते हुए कीर्ति से दूर हो गया है। कीर्ति लाल चेहरे के साथ भावेश को घूर रही थी। उसकी बॉडी अभी हल्की हल्की कांप रही थी। कीर्ति का चेहरा गुस्से से लाल था या शर्म से हो तो वही जाने, लेकिन इस वक्त की थी एक जानलेवा नज़र से भावेश को घूर रही थी। क्या कीर्ति भावेश की इस शरारत के लिए भावेश को माफ कर देगी या फिर अच्छा सबक सिखाएगी? प्रिंस अक्षित को इस तरह सीता के करीब आने की कोशिश करते देख क्या करने वाला है, जानने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।